नमस्ते दोस्तों। रूड बॉस के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि आस्था अरमान की केयर टेकर बन चुकी थी। क्योंकि अरमान अभी अपने काम करने में सक्षम नहीं था, तो आस्था ने सोफिया की जगह लेकर उसके केयर टेकर होने का काम संभाल लिया था। आस्था के घर से अरमान के घर की दूरी आधे घंटे की थी। सुबह 7 बजे वह अपने घर से निकली और 7:30 बजे वह अरमान के घर पहुंची थी। उसके घर आने से पहले ही अरमान उठ चुका था। फिजियोथेरेपिस्ट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाकर उसे चेक कर कर जा चुके थे। अब आस्था का काम था कि वह अरमान के डेली रूटीन में उसकी मदद करे। एक फाइल अरमान ने उसकी तरफ बढ़ाई जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। आस्था ने एक नज़र उस फाइल पर डाली जिसमें नॉर्मली अरमान को क्या क्या करवाना है यही सब लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराकर अरमान के हाथ में फाइल देते हुए कहा, डन सर, मैंने देख लिया। गुड। एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरी रिकवरी में थोड़ी सी भी देरी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑफ कोर्स सर, कुछ गलत नहीं होगा, मैं सब ठीक से करूंगी। आस्था ने पूरी भरोसे के साथ अरमान को ब्रश करवाने के लिए उठाने के लिए जैसे ही झुकी, अब जाकर उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। उस फाइल में लिखा था उसे अरमान को नहलाना है। आस्था का दिमाग जैसे चकरा गया। वो अरमान को नहलाएगी, मगर क्यों? उसने एक नज़र अरमान को देखा। 6 फीट का हट्ठा कट्ठा इंसान था। वह अरमान की तरफ देखकर बोली, मैं मैं आपको कैसे नहला सकती हूँ? आप छोटे बेबी नहीं हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? अरमान की आवाज में जो घमंड था, आस्था खामोश हो गई। वह पहले ही हाँ कह चुकी थी, इसलिए अब इनकार करके कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने संभाल कर सहारा देकर अरमान को खड़ा किया और उसे व्हील चेयर पर बैठने में मदद की। व्हील चेयर अपने आप अरमान ऑपरेट कर सकता था, मगर अरमान पूरी तरह से अपने आप को आस्था के हवाले कर चुका था। चिढ़ती हुई आस्था ने व्हीलचेयर को पकड़ा और उसे बाथरूम तक लेकर गई। वॉशरूम को पूरी तरह से इस ढंग से सेट कर दिया गया था कि अरमान को कोई तकलीफ ना हो। वह पूरी तरह से अरमान के अकॉर्डिंग ही रहे। आस्था ने ब्रश लिया और उस पर कॉलगेट लगाकर वह अरमान की तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही ब्रश अरमान के सामने आया, ब्रश लेने के बजाय अरमान ने अपने दांत दिखा दिए। आस्था ने मन ही मन गुस्साते हुए अपने आप से कहा, अब तक तो करण और सूफिया आती थी तो खुद ब्रश कर लिया करते थे, अब मुझे दांत दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं उंगली पकड़ने के लिए दो तो इंसान हाथ पकड़ लेता है। मन मारकर आस्था ने ब्रश अरमान के दांतों पर रख दिया। वह झुकी हुई धीरे धीरे उसके दांत में अच्छी तरह से साफ कर रही थी और अरमान चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। अरमान को कुल्ला करवाकर उसके फेस को साफ करने के बाद आस्था ने एक नज़र बाथरूम में घुमाई। उसे अरमान को नहलाना था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह काम कैसे करेगी। उसने हाथ में जेट स्प्रे लिया और जैसे ही वो जेट स्प्रे लेकर वह अरमान पर डालने लगी, अरमान चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? मेरे कपड़े अगर गीले होकर चिपक गए तो निकलेंगे नहीं। कपड़े निकालने के नाम पर आस्था अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, सर एक काम करती हूँ, मैं किसी मेल एम्प्लॉय को बुला लेती हूँ, वह आपकी हेल्प कर देगा। तुम जानती हो ना, मैं हर एम्प्लॉय के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता, आस्था ने मजबूरी बताते हुए कहा। लेकिन सर, मैं आपका लोअर कैसे चेंज करूंगी? आप बहुत हेवी हैं, मैं आपको नहीं उठा सकती। अरमान गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, मैं पूरी तरह से अपाहिज नहीं हुआ हूँ, मैं खुद भी कोशिश कर सकता हूँ। उसने हाथों से इशारा करके आस्था को पीछे पलटने के लिए कहा। आस्था जैसे ही पलटी, अरमान ने खुद अपने लोअर को चेंज किया और एक टॉवल को
अपने कमर पर लपेटकर धड़ाम से व्हीलचेयर के ऊपर बैठ गया। आस्था ने जेट स्प्रे उठाया और अब उसे नहला रही थी। और बिल्कुल ब्रश करते टाइम जो एक्सप्रेशन अरमान के चेहरे पर थे, वही इस वक्त भी उसके चेहरे पर थे। वह अपने पलकों को बिना झपकाए, बिना चेहरे पर किसी एक्सप्रेशन के आस्था को देखे जा रहा था। अरमान को नहलाने के बाद आस्था ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया। इस बार वह एक ढीला ढाला सा शॉर्ट्स और एक ढीला ढाला टी शर्ट लेकर आई, जिसे खोलने में भी आसान हो और अरमान की हेल्प करते वक्त आस्था को ज्यादा दिक्कत भी ना हो। उसने किसी बच्चे की तरह अरमान को तैयार किया था। कपड़े पहनाने के बाद बालों में हल्की सी ऑयलिंग, कंघी कर कर उसके पूरे बालों को सेट किया। क्योंकि अरमान ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करता था, तो उस टी शर्ट के ऊपर उसने शर्ट पहनाकर एक टाई लगा दी, ताकि लोगों को लगे कि वह इस वक्त अपने ऑफिस में है। यह सब करते करते सुबह के 9:30 बज चुके थे, यानी कि आस्था का ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो चुका था। ऑफिस के कुछ स्टाफ इस वक्त अरमान के कमरे में हुआ करते थे, क्योंकि वह यहीं से अपना ऑफिस ऑपरेट कर रहा था। आस्था अभी जैसे ही अपनी चेयर खींचकर अपने लैपटॉप के पास बैठी कि तभी एक सर्वेंट हाथ में सूप और सैंडविच लेकर आया। जैसे ही अरमान ने सर्वेंट को सूप और सैंडविच के साथ देखा, उसने नजर आस्था की तरफ घुमा ली। आस्था, जो कि अपने लैपटॉप में लगी हुई थी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरमान इस वक्त क्या सोच रहा था। लैपटॉप के पासवर्ड को डालकर उसने जैसे ही लैपटॉप अनलॉक किया, उसके सामने सूप और सैंडविच की ट्रे दिखाई दी। वह हैरानी से सर उठाकर देखती है। सामने सर्वेंट मुस्कुराता हुआ उससे बोला, ये आप सर को खिला दीजिए। सर्वेंट अपना काम करता हुआ ट्रे टेबल पर रखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आस्था ने हैरानी से पहले ट्रे को देखा और फिर पलटकर अरमान को। अरमान अब उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी नजरें अब अपने लैपटॉप पर थी, मानो जैसे उसे पता ही ना हो कि इस वक्त उसने क्या किया है। आस्था ने अपनी गर्दन को ना में हिलाया, ट्रे उठाया और जाकर अरमान के बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गई। सैंडविच खिलाकर जूस पिलाने के बाद उसने देखा कि अरमान के लिप्स और गाल के आसपास सैंडविच के कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स दिखाई दे रहे थे। उन पार्टिकल्स को साफ करने के लिए आस्था ने अपने हाथ को बढ़ाया। अरमान के होठों से वह अपनी उंगलियों की मदद से जूस और सैंडविच के लगे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स को साफ कर रही थी। अरमान उसे ध्यान से देख रहा था। कितनी इनोसेंस थी वो। उसके इनोसेंस उसके चेहरे पर झलक रहा था। अरमान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई, मगर उस मुस्कुराहट को उसने अपने गुस्से के पीछे छुपाया और उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रही हो? सीरियस? जी, मैं आपको? आस्था ने हैरानी से अरमान की तरफ देखा। इस तरह किसी लड़के की लिप्स पर हाथ रखोगी तो सीरियस होगा ही ना। आस्था ने अब जाकर ध्यान दिया कि उसकी उंगली इस वक्त अरमान के होठों पर थी। उसने झट से अपने उंगली को पीछे खींचा और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से। वह जाकर चुपचाप सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि अरमान डेविल स्माइल के साथ उसे देखता रहा। डॉक्यूमेंट्स आते गए और काम का सिलसिला शुरू हो गया था। अरमान की दवाई से लेकर अब उसके खाने पीने तक का भी ध्यान आस्था को रखना पड़ रहा था। दवाई खाते खाते अरमान का मुंह करवा हो चुका था और आस्था जानती थी उसके पास जितनी बार दवाइयां आती थी, वह उतनी बार अपनी पुरानी केयर टेकर्स को सुना दिया करता था। और इसलिए वह इस वक्त मजबूर होकर अरमान के सामने जाना भी नहीं चाहती थी। अपने सामने बैठे हुए
ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय को उसने एक छोटे से ट्रे के अंदर सारी दवाइयों को रख दिया और उसने आंखों से उसे जाकर अरमान को दे देने के लिए कहा। लड़का ये बात नहीं जानता था, इसलिए मुस्कुराता हुआ वह ट्रे हाथ में लेकर अरमान के सामने चला गया। अरमान ने एक नज़र ट्रे को देखा जिसमें इस वक्त दवाइयाँ और पानी का ग्लास था, और फिर उस लड़के को। अरमान की आंखों में जो इस वक्त आग थी, बेचारा लड़का, उसके तो हाथ कांपने लगे थे। ऐसा लगा ग्लास से पानी छलक कर ट्रे में गिर जाएगा। वह झट से उल्टे पैर वापस आया, ट्रे को आस्था के पास रखा और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। आस्था ने पलटकर अरमान को देखा, जो कि इस वक्त उस लड़के को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वह उठी और फिर से दवाई लेकर अरमान के पास गई। अरमान फिर से दवाई देखकर चिल्लाता हुआ बोला, मुझे नहीं खाना। सर, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? आस्था ने बिल्कुल उसे बच्चों की तरह समझाया। दवाई खाना ही है ना, एक काम करो, मेरे बदले तुम खा लो। आस्था ने अरमान को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। उसने हार कर एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज खा लीजिए ना। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। आस्था ने चुटकी में उस दवाई को पकड़ा, अरमान के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और जबरदस्ती अरमान के गाल को दबाकर उसके होठों को खोलते हुए उस दवाई को उसके मुंह में डाल दिया। अरमान गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देख रहा था, मगर आस्था जैसे उसे देख ही नहीं रही थी। आस्था ने जूस का गिलास उठाया और उसके मुंह के पास लगा दिया। गुस्से से सुलग रहा अरमान जबरदस्ती अब जूस पी रहा था, और साथ ही साथ वो गोलियां जो जबरदस्ती उसके मुंह में डाली गई थी अब उसके पेट में जा चुकी थी। साथ में रखे हुए नैपकिन से इस बार उसने अच्छी तरह से अरमान के फेस को पोंछा, और जैसे ही सीधी खड़ी हुई, अरमान अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को जोर से नीचे पटकते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी थी? आस्था ने भी चिढ़ते हुए कहा, अगर यह बदतमीजी है तो जो आप अभी मुझसे कह रहे थे वह क्या था सर? जब आपको पता है ये आपका डेली रूटीन है, आपको दवाइयाँ खानी ही है, तो मुझे खाने के लिए कहने का क्या मतलब था? तुम तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। बॉस हूं मैं तुम्हारा। आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहा, बॉस हैं इसीलिए तो मैं सिर्फ बात कर रही हूं ना सर। आप थोड़ी देर आराम करिए या डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी। वह इतने प्यार से बोली थी कि बेचारा अरमान उसे और डांट ही नहीं पाया। आस्था ने बेड को एडजस्ट किया और अरमान को लेटा दिया। दवाई खाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए सो जाया करता था, क्योंकि डोज काफी हैवी हुआ करता था। आस्था के लिए यह डबल जॉब बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था। अरमान के ध्यान रखने के साथ साथ वह उसे असिस्ट भी कर रही थी, और साथ ही साथ अब उसे इस कमरे की भी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी। अरमान हर एक बात को बहुत ध्यान से देखा करता था। स्टाफ को बुलाकर कमरे की सफाई से लेकर वॉशरूम में जाकर वॉशरूम तक क्लीन करवाने की पूरी जिम्मेदारी आस्था अपने कंधों पर ले चुकी थी। अरमान जानता था कि आस्था एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, मगर जो काम उसका नहीं था उस काम को भी वह बखूबी कर दिया करती थी। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, और इस एक हफ्ते में आस्था ना सिर्फ परेशान हो गई थी, बल्कि वह अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रही थी। वह देर रात यहाँ से जाती, अगली सवेरे यहाँ वापस आती। उसका ज्यादातर वक्त यहीं पर बीत जाता था। आज काम करते करते ही जाने कैसे उसे नींद आने लगी थी। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही कोहनी को टेबल पर रखा और अपनी हथेली पर अपने सर को रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। नींद इतनी बुरी तरह से हावी थी कि उसे कुछ ही पल में नींद आ गया, और वह बैठे बैठे ही सो रही थी। अरमान, जो कि अपना काम कर रहा था,
कुछ देर बाद उसने आस्था की तरफ देखा। आस्था को यूं ऑफिस में बैठे बैठे सोते देखकर उसे समझ में तो आ गया था कि आस्था परेशान हो जाती है, मगर जो आसानी से मान जाता तो फिर अरमान कपूर कैसे कहलाता। अपने बगल में रखा हुआ उसने ग्लास उठाया और जोर से उसे जमीन पर गिरा दिया। कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलती हूँ अगले भाग के साथ थोड़ी ही देर में। धन्यवाद।